भारत के पश्चिमी भाग का थार का रेगिस्तान, जो एक गोडाउन की आखिरी शरण स्थली है। इस पक्षी का जो वैशिष्ट्य है कि इस पक्षी के पैर के पीछे वाली उंगली होती नहीं है। वो कहीं पे भी किसी भी तार एवं किसी पेड़ों पे बैठ नहीं सकता है। तो उसका पूरा जो जीवन चक्र है इसी ज़मीन पे, खुले आसमान में, खुले ज़मीन पे उसका निर्भर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 सेंटीमीटर तक है। गोडावन एक मिश्राहारी पक्षी है। उसको जो भी अवेलेबल हो वो चीज़ खाने की वो कोशिश करता है। थोड़ी घास हरी होती है तब ये ज़्यादातर पसंद करता है कीड़े। उसके बाद थोड़ा सर्दियों में ये जो नेचुरल फूड मिलता है, जैसे कि यहाँ पे बेर है, बेर के फल, वैसे ही खींप की ये जो फलियाँ होती है वो खा लेता है। सर्दियों में गोडावन जो है वो इकट्ठा दिखते हैं, जिसमें नर एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, मादा एक ग्रुप बना लेती है। कभी कभी बच्चे इनके साथ दिखाई देते, तो वो बच्चे उनसे सीखते हैं अपने बड़ों से। वो हमने देखा है फील्ड में जिनके रात्रि निवास है वहाँ पे सुबह सुबह ये इकट्ठा दिख जाते हैं। गोडावन एक तरीके का प्रणय प्रदर्शन करता है मादा को रिझाने के लिए, और वैसे ही दूसरे नर को बताने के लिए कि ये मेरा इलाका है। इसको इंग्लिश में एक्सप्लोडेड लेग सिस्टम कहा जाता है, जहाँ पे सारे नर अपनी चोंच में एक हवा ले लेते हैं। वो हवा इसके गले के पास एक उसको गुलार पाउच बोलते हैं, उसमें वो भर लेता है। और जब ये हवा छोड़ता है तब एक विशिष्ट प्रकार की आवाज़ उससे निकलती है, हूम। ये जो आवाज़ करता है उसके वजह से उसको अलग अलग नाम दिए गए भारत क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र में। जैसे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में इसको बोला गया है हूम। वैसे ही राजस्थान के हडोती क्षेत्र में इसको नहर गुंजनी बोलते हैं, जैसे वो दहाड़ने का, शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। तो ये क्या दर्शाता है कि ये इसका क्षेत्र पूरे भारत में था, लेकिन आज इनकी जो संख्या है, जो अपने अपने बलबूते पर वो संघर्ष कर रही है जीने के लिए। जैसे महाराष्ट्र में 1 या 2 सिर्फ मादा बची है, गुजरात में वही परिस्थिति है, 2 या 3 मादा बची हुई है, कर्नाटका में 2-3 पक्षी बचे हुए हैं, वैसे ही आंध्र प्रदेश में 1 या 2। ऐसी संख्या सिर्फ राजस्थान के जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में बची है। ये पक्षी पहले भारत के सब जगह मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे पक्षियों के अधिवास में कोई घट हुई, तब से ये पक्षियों की संख्या कम होती गई। स्टैंड के लिए देखो ओपन एरिया चाहिए, जिसमें वो अपने आँख के ऊपर से देख पाए, जो भी कुछ आ रहा है उसके शत्रु देख पाए, तो या उसके जो भी डिस्टर्बेंस आ रहे हैं वो समझ सके। इसलिए उसको सेफ और ओपन एरिया चाहिए। सन 2018 से मैं BNHS के साथ जुड़ा हूँ। सर्वप्रथम एक वॉलंटियर की तरह मैं BNHS से जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो BNHS है वो मुख्यतः जैसलमेर के पोखरण तहसील में कम्युनिटी के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ पर ये पक्षी पाया जाता है वहाँ के ग्राम वासियों के साथ में मिलकर निरंतर प्रयास कर रही है कि कैसे इसके क्षेत्र को बचाया जा सके। और हाइट ये ट्रैप कैमरा है ना, ये वाटर होल है, उसके ऊपर जो भी वाइल्ड लाइफ आती है वो जब भी इसके सामने आएंगे तब ये कैप्चर कर लेगा।
तो इनको काउंट करने के लिए, क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कितने बचे हैं, इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र में सर्वे करना पड़ता है। कभी कभी पक्षी वहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन हमें उसके पदचिन्ह हो, उनके पंख हो, या फिर उसकी जो विष्ठा होती है उसकी मदद से हमें पता लगता है कि वहाँ पे पक्षी है या नहीं है। ये छोटे छोटे है ना, ये डंग बीटल है, ये शायद फॉक्स के भी यहाँ पे पाँव है। और एक जो है सेक्रेट ग्रोव्स, गांव के लोगों का बचाया हुआ मंदिरों के नाम जंगल, एक चींटी से लेकर के और ऊंट तक का जीवन इस थार में, इस ओरण में बसा हुआ रहता है। इस ओरणों के अंदर जो अभी विकास की दर जो आई है, वो देश डेवलपमेंट होना चाहिए, हम उसके साथ में हैं। लेकिन कई जैसे यहाँ लाइनें हैं, ये जो हाई टेंशन लाइनें हैं, इनसे बर्ड्स ख़त्म होते हैं। जो बाहर से पक्षी आते हैं, हमारे मेहमान आते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ का जो जीआईबी है, चाहे यहाँ की बाज है, एग्जीबिशन है, वल्चर हैं, ये सब ख़त्म हो जाते हैं। उड़ावन की जो दृष्टि है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है। जैसे उड़ते समय वो जब सामने देखता है तो उसको नीचे देखने में दिक्कत आती है, और जब नीचे देखता है तो सामने देखने की दिक्कत आती है। तो इससे क्या है कि वो पक्षियों का बिजली के तारों से टकरा के मर जाने का सिलसिला कुछ सालों से शुरू हो गया है। जो नए अक्षय ऊर्जा प्रकल्प आ रहे हैं वो बड़े बड़े ग्रासलैंड के बड़े बड़े क्षेत्र पे आ रहे, तो उसका अधिवास ख़त्म कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ बिजली के तार का एक बहुत बड़ा जंजाल बनते जा रहा है। बर्ड डाइवर्टर्स तारों पे इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि पंछियों को आते हुए सामने कुछ ऑब्जेक्ट होने का आभास हो और वो अपनी फ़्लाइट को डाइवर्ट कर सके। जीआईबी के केस में हम लोग ये देख पा रहे हैं, एवं अन्य भी पक्षियों के संदर्भ में हम ये देख पा रहे हैं कि ये उतने कारगर नहीं है। हमने इसके लिए सोचा कि यहाँ पे पक्षियों के साथ रह के ही हम इनको जान सकते हैं। हम बिश्नोई समाज के किसान हैं, गांव वाले हैं, उन्होंने उनकी ज़मीन को ग्रासलैंड रखने के लिए अनुमति दी, और तकरीबन 35 हेक्टेयर का ये क्षेत्र हमने इसको प्रोटेक्शन दिया है। जब ये फेंसिंग की गई थी तो ये क्षेत्र अत्यंत चराई के कारण एकदम बंजर हो चुका था। यहाँ पर घास नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ मिट्टी उड़ा करती थी। हमने फेंसिंग की। फेंसिंग के पश्चात हमारी टीम ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार की घास उगाई, जैसे कि सेवण हो गई, जैसे कि बुआरी हो गई, जैसे कि शिनिया हो गया। गंठिया के कुछ बीज डाले गए। हमें तुरंत सफलता नहीं मिली। एक और वर्ष तक जब हम इसकी प्रतीक्षा करते रहे और हमने चराई के ऊपर एक संयमित प्रतिबंध लगाया, तो हमने पाया कि अच्छी बरसात के पश्चात यह क्षेत्र फिर से पुनर्जीवित हो उठा है। जहाँ हम बैठे हैं ये काफ़ी लोगों की दया भाव, जिससे वो वन्य जीवों के लिए इतना क्षेत्र रखने के लिए उन्होंने मान्यता दी, ये उसी का फल है। तो ऐसे क्षेत्र हम चाह रहे हैं कि इस पोखरन इलाके में कम से कम जैसे 10-15 जगह ऐसे अगर क्षेत्र हो जाए तो पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण के लिए एक जगह बच जाएगी। इसे विदेशी बबूल के नाम से हिंदी में बोला जाता है। अब इसका फैलाव इतना हो चुका है कि इसने यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज़ है उनको खतरे में ला दिया है। इसके लिए BNHS ने एक पहल शुरू की है। अपने जो भी बस्टर्ड हैबिटाट है या जहाँ जहाँ वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट है, वहाँ पे 10-12 गांव में इसको रिमूवल करने का कार्य शुरू किया है।
तीन महत्वपूर्ण रात्रि निवास है। एक है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, उसके साथ एक रामदेवरा का वन विभाग का एक क्षेत्र है, वहाँ पे रामदेवरा है, और जहाँ पे हम बैठे हैं वो खेतुलाई जो गांव है, खेतुलाई और धुलिया, उसके बीच का एक ग्रासलैंड का क्षेत्र है जहाँ पे अभी कोई बड़े पैमाने पे खेती नहीं होती है। तो ये पक्षियों की संख्या जो हमारा अनुमान है यहाँ पे 2020 में कुछ 25 से 30 पक्षी थे। बिश्नोई समाज, भारतीय सेना एवं BNHS के प्रयास से यहाँ की संख्या जो है कम से कम 40 से 45 पक्षी होंगे, ऐसा हमारा 2025 का अनुमान है। गोडावण जो ऐसा पक्षी है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। अभी गोडावण तो जो है वो दुर्लभ हो गई है, लेकिन सबसे पहले जब जो है वो कोई विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है वो गोडावण के शिकार के लिए जब यहाँ जो सरकार से जो है अनुमति मांगी थी, तो सबसे पहले विष्णुइयों ने विरोध किया था। और हम अपने क्षेत्र के अंदर जो है किसी भी पशु पक्षी का जो शिकार नहीं होने देते हैं। सारे वन क्षेत्र के अंदर जो है गोडावण स्वच्छंद विचरण करती है और हम जो है उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और यहाँ तक कि अगर हमको मालूम पड़ता है कि शिकारी जो है वो गोडावण का शिकार करने के लिए आया, तो हम रात दिन कोई समय नहीं देखते, हम चल पड़ते हैं अपने प्राणों की जो है वो बाजी लगा करके भी और उसकी रक्षा करते हैं। हमारी जो धरती है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बनी, बाकी सारे जीवों के लिए बनी है। ये जैसे कुछ क्षेत्र में, जैसे अगर हमने कहा कि भाई पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक ये गोडावण पक्षी था, लेकिन आज वहाँ जाएंगे तो लोगों को मालूम ही नहीं है। हम उसको बचा नहीं पाए, और बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हम सिर्फ स्मारक एक मूर्ति में नहीं देखना चाह रहे, हम इस गोडावण को विचरते हुए देखना चाह रहे। वन्य जीव के लिए शरण स्थली है, इसमें खुला विचरण कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, सिर्फ पेड़ और घास के मैदान हैं। इन थार में क्या क्या नहीं है, सब चीज़ें हैं। सेवन घास है, कुमट है, खिजड़ी है, बोरड़ी है, जाड़ है, सब चीज़ें हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे GIB कहा गया है, गोडावण एक ग्रासलैंड ऑब्लिगेट स्पीशीज है। ये ग्रासलैंड का, इसे अगर एम्बलम कहा जाए तो भी उचित होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ ये प्रजाति मिलती है वो एक सूचकांक है कि वहाँ उस क्षेत्र का घास एवं वहाँ के घास के मैदान न केवल GIB के लिए आवश्यक है, अपितु हमारे सोसाइटी के लिए भी उतने ही आवश्यक है। अगर हम GIB और उसका पर्यावरण बचाते हैं तो ये हमारे लिए एक इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल बेनिफिट होगा। ये जो संरक्षण का, संवर्धन का कार्य है, ये एक या दो व्यक्ति का नहीं है। इसके लिए पूरी संस्था, पूरा समाज, भारतीय सेना, बिश्नोई लोग, ये सारों का एक अगर इकट्ठा आना यही दर्शाता है कि आज की तारीख में हमें एक साथ काम करना पड़ेगा। तो इसी मिशन के साथ ही हम लोग यहाँ पे हैं और हमारे साथ कारवां बढ़ता जा रहा है। यहाँ के स्थानिक लोग आ रहे हैं। हमारे संस्था में जो नए यंग जो जनरेशन आ रही है, वो धीरे धीरे इसको टेकअप करेगी, वो अपने कंधे पे लेंगे और हम ये जो मिशन है वो आगे ये जनरेशन लेके जाएगी। ये हमारा उद्देश्य है।